तो दोस्तों बात यह है कि स्पेन के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको वर्क परमिट भी चाहिए। तो वर्क परमिट जो है वो आपको वहाँ पर वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट इस तरीके से काम करता है। तो ये दो अलग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम वीज़ा की बात कर लेते हैं। तो वीज़ा यहाँ पर उसकी तीन मेन कैटेगरी हैं। सबसे पहला है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, दूसरा है शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा और तीसरा है लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो यहाँ पर एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा जो है उससे तो हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो खाली ट्रांजिट वीज़ा लेकर के क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करें अगर यहाँ पर शॉर्ट स्टे वीज़ा की, जिसे शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा भी कहा जाता है। अब ये शेंगन का क्या मतलब है भाई? तो दोस्तों ये शेंगन एरिया के अंदर कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, क्योंकि ये शेंगन ये एक एरिया है, जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर शेंगन एरिया में आती हैं। तो ऐसा शेंगन शॉर्ट स्टे वीज़ा आपके पास है तो आप स्पेन के अंदर केवल 90 दिन तक कंटिन्यू रह सकते हैं। ये वीज़ा आपको 180 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू स्टे की बात करें तो 90 दिन तक रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो ये वीज़ा भी काम करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए उतना ज़्यादा काम का नहीं है। अगर आप वहाँ पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वही काम की चीज़ है। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है इसके भी तीन प्रकार है। सबसे पहला है वो है अ कंबाइंड रेसिडेंट एंड वर्क वीज़ा, जिससे कि आप स्पेन के अंदर रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दो अलग ही डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो एक साथ ही जोड़ देते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, आपको दे देते हैं। उसको उनकी भाषा में विसादो दे ट्रबाजो ये रेसिडेंसिया ये बोला जाता है। इसके अलावा फिर आता है स्टूडेंट वीज़ा, जिसको उनकी भाषा में विसादो दे एस्टोडियोस बोला जाता है। तो ये आपकी जितनी भी एजुकेशनल कोर्स की ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन के लिए ये आपको वीज़ा दिया जाता है। और तीसरा जो है अ रेसिडेंस वीज़ा, जिसे कहा जाता है विसादो दे रेसिडेंसिया। तो ये आपके फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए या रिटायरमेंट प्लान के लिए इस तरीके का वीज़ा दिया जाता है। तो ये तीनों ही तरीके के वीज़ा जो है उनके टाइप भले ही अलग हैं, लेकिन ये लॉन्ग स्टे के लिए आपको वहाँ पर परमिट करते हैं। बात करें अगर पर्टिकुलरली वर्क वीज़ा की, तो वर्क वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वर्क वीज़ा के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपकी तरफ से आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर अप्लाई करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को वहाँ पर बाकी के परमिट भी लेने पड़ते हैं। उसको ये भी साबित करना पड़ता है कि जिस पोजीशन के लिए वो फॉरेन नेशनल को काम पर रख रहा है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में आता है, और ईयू या बाहर के ईईए एरिया में से कोई भी व्यक्ति उस पोजीशन के लिए योग्य नहीं है, उसका उतना क्वालिफिकेशन नहीं है। ये उसको वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में बताना पड़ता है, और उसके बाद उसको वो परमिट वगैरह मिलते हैं, और उसके बाद वो आपके वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्क परमिट की, क्योंकि सिर्फ वर्क वीज़ा मिलने से काम नहीं चलेगा, वर्क परमिट भी चाहिए होगा। तो इसके लिए भी आपका एम्प्लॉयर ही एप्लीकेशन सबमिट करता है, लेकिन आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ती है कि मेरी तरफ से ये अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वहाँ पर डाली जाती है। तो एक बार ये एप्लीकेशन वहाँ पर प्रोसेस हो गई तो उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है, और उसकी एक कॉपी आपको भी मिलती है, एक कॉपी आपके एम्प्लॉयर को भी मिलती है। ठीक, इसकी कॉपी को आपके वीज़ा एप्लीकेशन के तौर पर या वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में आपकी जो नज़दीकी स्पेनिश एम्बेसी है वहाँ पर भेज देना है। तो एक बार ये दूसरी कॉपी भी वहाँ पर एम्बेसी में पहुँच गई अलॉन्ग विथ योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो फिर यहाँ से कॉल या यहाँ से इंफॉर्मेशन उस लेबर ऑफिस तक जाती है, और फिर लेबर ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को और आगे प्रोसेस कर देता है, क्योंकि अब उनको ये पता चल चुका है कि यहाँ से फाइल कर चुके हैं एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय ने भी वहाँ से एम्बेसी में अप्लाई कर दिया है, तो वो मैच हो जाता है और फिर आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर 8 महीने का समय लगता है। अब एक बार यहाँ से वर्क परमिट को वहाँ पर क्लियरेंस मिल गया, तो फिर एम्बेसी जो है वो यहाँ से वर्क और रेसिडेंट वीज़ा जो है वो भी आपको ग्रांट कर देती है। तो वर्क
वीज़ा जो है, वर्क और रेसिडेंट वीज़ा, वो आपको आपकी कंट्री में मिल जाता है। फिर आप स्पेन जाएंगे और वहाँ पर आपका परमिट जो है वो भी आप कलेक्ट कर लेंगे या आपके एम्प्लॉयर के पास उसको भेज दिया जाता है। बात करें अगर इसके वैलिडिटी की, तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, हालांकि इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। और यहाँ पर जॉब को आप चेंज भी कर सकते हैं बशर्ते वो सेम फील्ड का जॉब हो। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में हैं और बाद में आपने अचानक से आपका फील्ड चेंज कर लिया और आप किसी और ही फील्ड में चले गए, आप मीडिया में चले गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस फील्ड के लिए आपने वो वर्क परमिट लिया है, उसी फील्ड के अलग अलग कंपनीज में आप जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक तरीके का वीज़ा दिया जाता है या परमिट दिया जाता है, वो है सीजनल वर्कर्स। तो सीजनल वर्कर जो है उनको खाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉय किया जाता है, तो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है उतने समय के लिए ही वो वीज़ा या वो परमिट जो है वो वैलिड रहता है। वो ख़त्म होने के बाद आपको आपके होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा या तो उसको अलग से रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जैसे ही ये परमिट ख़त्म हो जाता है आपको कंपलसरी आपके होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। भले ही आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आपको फिर से इसे अप्लाई करना पड़ता है। और इसके लिए भी आपको कुछ प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि आपके पास एक सूटेबल अकोमोडेशन है, यानी कि वहाँ पर रहने की जगह है। इसके अलावा आपके सारे ट्रैवल कॉस्ट जो है वो कवर हो चुके हैं और आपको वापस जाने के लिए पैसा नहीं है, आने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। आपको ये भी उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और मेरा परमिट ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, तो उसका भी प्रूफ उनको दिखाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड या जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर उन्होंने शर्तें रखी हैं। तो इसके लिए आपको खुद से स्पेनिश एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। एक अप्रोप्रिएट बिजनेस प्लान जो कि वहाँ के एम्बेसी के द्वारा, वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। उनको अगर लगता है कि इसके बिजनेस प्लान में कुछ दम है, इसका बिजनेस सरवाइव कर सकता है, तो ही ये परमिट दिया जाता है। इसके अलावा इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स हैं कि आप आपके बिजनेस में एज अ कैपिटल के तौर पर डाल सकें और अपने आप को वहाँ पर सरवाइव कर सके। इसके अलावा ये भी आपको साबित करना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास ज़रूरी स्किल्स और एक्सपीरियंस मौजूद है, आपने उससे रिलेटेड काम पहले कुछ ना कुछ किया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स या कमीशंस हैं किसी कंपनी के द्वारा जिससे ये साबित होता हो कि उससे रिलेटेड काम आपने पहले किसी कंपनी में कर रखा है, तो वेल एंड गुड होगा, ये ज़रूर पूछा भी जाता है। इसके अलावा जिस तरीके का बिजनेस आप वहाँ पर करना चाहते हैं उसके लिए जिस तरीके के लाइसेंस और परमिट्स लगेंगे वो भी आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। और इस बात की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप वहाँ पर अपना बिजनेस खोलने के बाद किस तरीके से पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इसके बारे में भी आपको उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको वर्क एंड रेसिडेंस परमिट जो है वो पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही वीज़ा मिलता है आप कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। बात करें अगर क्या फैमिली मेम्बर्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं, तो जी हाँ, जो हाईली स्किल्ड वर्कर के तौर पर वहाँ पर गए हुए हैं और जो 1 साल तक वहाँ पर रह करके काम करते हैं, जिनके पास रेसिडेंट परमिट है, उनकी फैमिली बाद में वहाँ पर उनको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उनको काम करने की अनुमति वहाँ पर नहीं दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई सब कुछ तो बता दिया लेकिन यही नहीं बताया कि कागजात कौन से लगेंगे। तो चलिए कागजात के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अव्वल तो आपका पासपोर्ट लगेगा। इसके अलावा आपका एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा आपके रेसिडेंट प्रूफ की कि कहाँ पर आप रहेंगे, नौकरी का या इनकम का प्रूफ के तौर पर आप वही कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हो सकता है कि आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का भी यहाँ पर एक मसला आ सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आपके पास स्पेन की किसी कंपनी का अगर या इंटरनेशनल कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर लगने वाली है। बाकी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे कागजात यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी एक वर्क परमिट और वीज़ा पाने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बार स्पेन के अंदर चले गए उसके बाद भी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती है। 2 और चीज़ें आपको करना बाकी है।
एक बार आप स्पेन में चले गए उसके बाद आपको फॉरेनर्स आइडेंटिटी कार्ड, जिसे TIE या NIE भी कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कंट्री में आने के 30 दिन के भीतर। तो ये कार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको हमेशा आपके पासपोर्ट की तरह साथ में कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ना सैलरी पा सकते हैं, साथ ही साथ कोई सोशल सर्विसेज है उसके लिए रजिस्टर भी नहीं कर पाएंगे, आप टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, स्पेन में कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकेंगे, और साथ ही साथ स्पेनिश ड्राइवर लाइसेंस है उसको भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस सभी चीज़ों के लिए वो कार्ड जो है वो बेहद ज़रूरी है, और वो कार्ड जो है वो आपको लोकल फॉरेनर्स ऑफिस में मिल जाएगा। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद उसको वहाँ पर ऑफिसिना दे एक्सटर्निजोर्स तो ये कहा जाता है उनके यहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर के आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि हमें यह कार्ड दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है। तो दोस्तों ये है पूरी राम कथा कि आखिर स्पेन में अगर आपको काम करना है तो क्या क्या लगने वाला है और उसकी एक पूरी प्रोसीजर कैसे होती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।